हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 ट्रांसफार्मर का रिवीजन क्लास, और हम लोग डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। जैसा कि आप लोगों ने, जो लोग नए हैं, पिछली क्लास को नहीं देखे हैं, वो जाके प्लेलिस्ट में दोनों क्लास को देखें जाके, ठीक है। और आज हम लोग जो है नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ ट्रांसफार्मर लॉसेस। यानी कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉसेस होते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। चलिए, ये है लेक्चर नंबर 3, ये है आपका लेक्चर नंबर 3, ठीक है। और इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पिछली क्लास में हमने देखा था कि आपके वोल्टेज रेगुलेशन को और वोल्टेज रेगुलेशन के कुछ फार्मूलेस को हमने देखा था, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशंस के कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं, उनको हम लोग आज कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग लॉसेस को देखेंगे कि क्या क्या लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, उन सबको कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन की अगर बात करें तो वोल्टेज रेगुलेशन हम लोगों ने देखा था क्या होता है। नो लोड वोल्टेज माइनस के फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला हो गया आपका। बेसिकली ये सारा आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड में होता है। अब यहाँ से हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन का कुछ फॉर्मूले को और देखते हैं। जैसे वोल्टेज रेगुलेशन की अगर बात करते हैं तो जनरल फार्मूला आपका, अगर हम लोग बात करें लीडिंग पावर फैक्टर के लिए या लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, तो उस केस में एक जनरल फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा है I1 RE 1 इक्वलेंट cos phi प्लस और I1 X 1 इक्वलेंट sin phi अपॉन क्या हो जाएगा, V रेटेड वोल्टेज, यानी कि फुल लोड वोल्टेज। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, I1 RE इक्वलेंट अपॉन V आर रेटेड, ये cos phi प्लस I1 X1 इक्वलेंट sin phi अपॉन V रेटेड, ठीक है। इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखिए, इसी फॉर्मूले को अगर हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है पूरा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पर यूनिट वाले केसेस में देख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो बी वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाता है कि R पर यूनिट cos phi प्लस X पर यूनिट sin phi, ये फॉर्मूला ड्राइव होके आता है। अब यहाँ पे बेसिकली आपका, अगर ये क्या है, यहाँ पे प्लस कब आता है, जब आपका लैगिंग पावर फैक्टर होता है, ठीक है। तो आप याद रखना बस फॉर्मूले को। और यहाँ पे अगर माइनस कब आएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस माइनस यहाँ पे कब आ जाएगा, जब आपका लीडिंग पावर फैक्टर होगा, ठीक है। यानी कि लोड आपका लीडिंग पावर फैक्टर के केस में यहाँ पे माइनस आ जाता है, और लैगिंग पावर फैक्टर के केस में यहाँ पे प्लस आ जाता है, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है, बस इनको केवल रिवाइज करना है। बेसिकली आपको इसमें डेरिवेशन नहीं करना है, बस रिवाइज कराना है आपको, इसलिए हम आपको फॉर्मूले को आपको रिवाइज करा रहे हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं प्लस माइनस केस में, लीडिंग लैगिंग के केस में किस तरीके से होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ये वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब मिलता है, किस कंडीशन पे मिलता है, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम कंडीशन इसकी क्या होती है वो हम लोग देख लेते हैं। जब आप ड्राइव करेंगे, वहाँ से सॉल्व करेंगे, तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन क्या होती थी। तो यहाँ से मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन क्या होती है, cos phi इक्वल्स टू R पर यूनिट अपॉन X या Z पर यूनिट लिख सकते हो। इसको क्या लिखेंगे, Z पर यूनिट मैग्नीट्यूड में लिखेंगे, या इसको हम लिख सकते हैं R1
इक्विवेलेंट अपॉन Z1 इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये जो होता है पूरा मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, आप याद रखेंगे हमेशा ये किस केस में मिलता है, जब आपका पावर फैक्टर कैसा होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। तो लैगिंग पावर फैक्टर के केस में आपका हमेशा क्या मिलेगा, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। इतने पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें कि कंडीशन आपकी अगर देखा जाए जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन में हमने आपको क्या कराया था, वो कंडीशन क्या निकल के आती है जब आप सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन आपकी निकल के आती है cos फाई नॉट इक्वल टू एक्स पर यूनिट अपॉन जेड पर यूनिट, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसको आप इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिखो, x1 इक्विवेलेंट अपॉन z1 इक्विवेलेंट पर यूनिट, सॉरी z1 इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी होती है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ से ये जो बेसिकली आपसे पूछ लेगा कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन किस लोड के बेसिस पे, किस लोड पर मिलता है जीरो, तो हमेशा याद रखना लीडिंग पावर फैक्टर लोड पर क्या मिलेगा, कंडीशन इस जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। किस केस पे, जब आपका पावर फैक्टर लीडिंग पावर फैक्टर होगा, तो उस केस में जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा, यानी कि वोल्टेज में कोई वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप याद रखिए, ठीक है। तो ये तो हो गई वोल्टेज रेगुलेशन की बात। अब अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अब अगर हम लोग बात करते हैं लॉसेस की, कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉसेस होते हैं और क्या क्या लॉसेस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लॉसेस की बात करें, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर में दो लॉसेस होते हैं, आप जानते हैं कौन कौन से। एक होता है कोर लॉस, दूसरा होता है कॉपर लॉस, कॉपर लॉस, ठीक है। ये दो लॉस होते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये लॉसेस जो होते हैं, कोर लॉस जो होते हैं, बेसिकली ये दो लॉसेस से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से लॉसेस होते हैं, ये दो लॉस कौन कौन से होते हैं, आपका एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, और सेकंड जो इससे बनता है एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, ठीक है। अब चाहिए कोर लॉस जो होता है, इसी को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं आयरन लॉस, आयरन लॉस, ठीक है, आयरन लॉस कह सकते हैं। और इसी को हम एक और नाम देते हैं कांस्टेंट लॉस, ठीक है। तो बेसिकली कोर लॉस के तीन नामों से जाना जाता है, एक कांस्टेंट लॉस, कोर लॉस, आयरन लॉस। कोर लॉस दो लॉस से मिलकर बना होता है, हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस, ठीक है। कॉपर लॉस बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड करता है, ठीक है, यानी कि लोड करंट पे डिपेंड करेगा, लोड करंट पे। तो इसको हम अभी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोर लॉस करंट की, सॉरी कोर लॉसेस की, ठीक है। तो कोर लॉस की बात करें, आयरन लॉस क्या हो जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और ये एडिशन होता है, समेशन होता है किसका, हिस्टैरिसीस लॉस का, हिस्टैरिसीस लॉस प्लस एडी करंट लॉस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो हिस्टैरिसीस लॉस को पी एच से लिखते हैं और एडी करंट को लिखते हैं पी ई से, ठीक है। तो ये लॉस जो होता है आयरन लॉस या कांस्टेंट लॉस होता है। अब बेसिकली इनको हम लोग और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, किस किस पैराफैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपके लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में। तो फर्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, आयरन लॉस की, तो आयरन लॉस में आपका पहला जो लॉसेस है, आयरन लॉस में हमने पहला लॉस अगर बात किया जाए
तो हिस्टैरिसीस लॉस की, ठीक है। ये क्या है, हिस्टैरिसीस लॉस। अब ये हिस्टैरिसीस लॉस होता है, इसको पीएच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, एफ बी एम एक्स, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, प्रोपोर्शनल टू एफ बी एम एक्स, ठीक है, बी एम के पावर एक्स। अब इसमें एक्स क्या होता है, तो एक्स अब हमेशा याद रखेंगे क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, जिसको स्टेनमेंट्स कांस्टेंट बोला जाता है। क्या होता है, स्टेनमेंट्स कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है ये लगभग होती है 1.5 से लेकर के 2.5, ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इसको और जब सॉल्व करेंगे, तो अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ से इक्वल आएगा और के एच आ जाएगा। ये क्या है, कांस्टेंट आ जाएगा, और एफ बी एम एक्स, ठीक है। तो ये आपका हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला निकल के आएगा। के एच यहाँ पे क्या होता है, तो के एच होता है यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है। वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे, ठीक है। और मटेरियल, कोर के मटेरियल पे डिपेंड करेगा, कोर के मटेरियल पे ये कांस्टेंट होता है। यहाँ पे ये क्या है, बी एम है, तो आपका क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होती है। एफ तो आप जानते ही हैं, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है। इतना याद रखना है आपको। अच्छा, आपसे अगर ये कहा जाए कि जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है बी एम एक्स, ये अगर आपकी प्रोपोर्शनल होती है, हम जानते हैं कि जो फ्लक्स डेंसिटी होती है बी एम एक्स, ये प्रोपोर्शनल होती है वी वाई एफ के, यानी कि ये अगर कांस्टेंट होता है तो उस केस में जो बी वाई एफ का रेशियो है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं, रेशियो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये आपकी ट्रांसफार्मर में क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब इससे कुछ फॉर्मूले आपके निकल के आते हैं। जैसे आप जानते हैं कि अगर आप लें ये, अगर हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी या बी वाई एफ अगर कांस्टेंट हो जाता है, तो उस केस में हिस्टैरिसीस लॉस, और उसके केस में आपके फॉर्मूले बनते हैं, क्या बनता है, तो अगर बी वाई एफ अगर कांस्टेंट है तो उस केस में आपका जो हिस्टैरिसीस लॉस होगा वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जबकि आपका यही अगर बात करें, हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है, सॉरी एडी करंट लॉस होगा, वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। कब, जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या वी वाई एफ कॉन्स्टेंट होता है। ये बेसिकली कैसे देखेंगे, क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल्स में कि ये फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है कि नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे, बी वाई एफ जो होता है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो आप चेक कर लेंगे, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया गया है वो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पे कांस्टेंट है या नहीं है, ठीक है, बराबर होनी चाहिए प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड को चेक करके। उस केस में रेशियो आपका इक्वल आना चाहिए। तो वहाँ से हम देख सकते हैं मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो उस केस में आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। तो अगर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है तो उस केस में जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल हो जाता है, और एडी करंट लॉस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अब अगर यही बात करें कि अगर ये मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी सपोज करिए ये कांस्टेंट नहीं होती है, अभी वाई एफ हम मान लेते हैं ये कांस्टेंट नहीं होती है, क्या आने वाला है, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो उस केस में हमारा क्या फार्मूला बनेगा दोनों के लिए, तो उस केस में हमारा फार्मूला बनेगा कि पी एच क्या हो जाएगा, यानी कि हिस्टैरिसीस लॉस जो होगा उसका फार्मूला बन के आएगा ए बी 1/1.6 प्रोपोर्शनल, ये हो जाएगा माइनस के 0.6। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो डेरिवेशन से आपका निकल के आता है, ठीक है।
यहीं से आपका अगर निकाल के देखें तो एडी करंट लॉस की बात करें तो ये एडी करंट लॉस बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, ये एडी करंट लॉस का फॉर्मूला बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। किस पे, वोल्टेज के स्क्वायर पे। तो ये चीज़ कुछ पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिए, ठीक है। इनका बेसिकली ये डेरिवेशन होता है, उससे आपका निकल के आता है, लेकिन ये रिवीजन क्लास है तो हम आपको डेरिवेशन तो नहीं करा सकते हैं, बस फॉर्मूले को रिवाइज जरूर करा सकते हैं कि क्या क्या रिलेशन आपका निकल के आता है। तो याद आपको इतना रखना है कि अगर BYF या BYF कांस्टेंट होता है तो उस केस में हिस्टैरिसीस लॉस फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर होता है, एडी करंट लॉस आपका फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और अगर BYF कांस्टेंट नहीं होता है तो उस केस में आपका जो एडी करंट लॉस होता है वो वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है वो इसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। आ गया समझ में? तो ये दोनों लॉसेस होते हैं। इसके अलावा भी आपके लॉसेस होते हैं। वो कौन कौन से ट्रांसफार्मर में लॉस होते हैं? तो नेक्स्ट लॉस आपने आयरन लॉस देख लिया। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं कॉपर लॉस की, ठीक है, अगर हम लोग कॉपर लॉस की बात करें, नेक्स्ट जो लॉस है कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस बेसिकली क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है वेरिएबल लॉस। वेरिएबल लॉस, ठीक है। वेरिएबल लॉस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, लोड करंट पे डिपेंड करता है। यानी कि लोड हमेशा आप जानते हैं वेरिएबल ही होगा, क्योंकि लोड आप फिक्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये लोड जो होता है वो बेसिकली कंज्यूमर्स पे डिपेंड होता है। इसीलिए कंज्यूमर्स का जो लोड होता है वो भी वेरिएबल होता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो लोड होता है, जो वेरिएबल लॉस होता है, वो कांस्टेंट लॉस कॉपर लॉस होता है, ठीक है। इतनी बात आ गई। अब कॉपर लॉस की अगर बात करें तो बेसिकली ये लोड पे डिपेंड कर रहा है। तो टोटल अगर कॉपर लॉस की अगर हम लोग बात करें, निकालें, तो टोटल कॉपर लॉस क्या हो जाएगा? टोटल कॉपर लॉस अगर हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग में प्राइमरी कॉपर लॉस होगा, ठीक है, प्लस सेकेंडरी वाइंडिंग में लॉस होगा, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में भी आपकी क्या होगी, करंट फ्लो होगी जब लोडेड केस में होगा, ठीक है। तो ये आपका देखने को मिलेगा। और यहाँ पे प्राइमरी की बात करें तो इसी कॉपर लॉस को हम एक नाम से और जानते हैं ओमिक लॉस, ठीक है, या I2R लॉस, ठीक है। इतने सारे नाम होते हैं, इन नामों से आपको पता होना चाहिए। तो कॉपर लॉस से आपकी टोटल कॉपर लॉस अगर निकालना चाहें तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, प्राइमरी का मतलब प्राइमरी करंट हो जाएगी I2R, और प्राइमरी रेजिस्टेंस होगा, प्लस सेकेंडरी करंट I2 का स्क्वायर इंटू सेकेंडरी रेजिस्टेंस। तो यहाँ से ये आपका निकल के आ जाएगा पूरा कॉपर लॉस, ठीक है। टोटल कॉपर लॉस की बात करें तो प्राइमरी वाइंडिंग में कॉपर लॉस ओमिक लॉस या सेकेंडरी वाइंडिंग में ओमिक लॉस, दोनों को ऐड कर देंगे तो उस केस में हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कॉपर लॉस निकल के आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके अलावा भी लॉस कौन कौन से होते हैं ट्रांसफार्मर में, तो बेसिकली दो लॉसेस और होते हैं। इन लॉसेस को बेसिकली जब कैलकुलेशन की जाती है तो इनको ऐड नहीं किया जाता है, क्योंकि ये निगलेजिबल होते हैं, कम से कम लॉसेस होते हैं, इनके कैलकुलेशन में ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनका ज़्यादा कैलकुलेशन में यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट जो लॉस होता है वो होता है स्ट्रे लॉसेस। स्ट्रे लॉस होता है, स्ट्रे, ठीक है। स्ट्रे लॉस का मतलब क्या होता है, ये कहाँ होता है, कैसे होता है? तो ये बेसिकली क्या होता है, लीकेज, ये होता है लीकेज फ्लक्स की वजह से। याद रखना, स्ट्रे लॉस किसकी वजह से होता है, लीकेज फ्लक्स की वजह से होता है। और लीकेज फ्लक्स की वजह से क्या होता है, आपका एडी करंट जो होती है वो डेवलप होती है, और एडी करंट जो होती है वो किसमें, कंडक्टर्स में और ट्रांसफार्मर के टैंक में, ठीक है, टैंक्स में। लीकेज की वजह से क्या होता है, ट्रांसफार्मर के टैंक्स, वाल हो गई, दीवारें हो गई, ठीक है, इन सब में देखने को मिलता है स्ट्रे लॉसेस। और ये जो होता है नेग्लेजिबल होता है, इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता है कैलकुलेशन में। तो हमेशा याद कितना रखना है,
जो स्ट्रे लॉस होता है वो लीकेज फ्लक्स के कारण होता है। लीकेज फ्लक्स के कारण एडी करंट प्रोड्यूस होता है और एडी करंट के कारण जो ट्रांसफार्मर की वॉल होती है या कंडक्टर्स होते हैं उनमें ये लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट लॉस की बात करें तो नेक्स्ट लॉस आपका ट्रांसफार्मर में एक और लॉस होता है डाइलेक्ट्रिक लॉस। ठीक है, अब ये डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है? तो डाइलेक्ट्रिक लॉस हमेशा याद रखना ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स की वजह से होता है। अब डाइलेक्ट्रिक में इंसुलेटिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल अगर की बात करें ट्रांसफार्मर में तो वो कौन कौन से होते हैं? एक तो इंसुलेटिंग मटेरियल आपका क्या होता है? ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है, ट्रांसफार्मर का ऑयल हो गया। ठीक है, और दूसरी बात करें जैसे लेमिनेशन आपने किया है, लेमिनेशंस होता है। ठीक है, तो सॉलिड लेमिनेशन की वजह से क्या होता है आपका, ये भी आपका डाइलेक्ट्रिक होता है। तो इन डाइलेक्ट्रिक लॉसेस इन्हीं की वजह से क्या होता है, पूरा आपका डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होता है। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक जो होता है आपका सॉलिड इंसुलेशन हम कह सकते हैं, ये बेसिकली हाई वोल्टेज के ट्रांसफार्मर्स में देखने को मिलता है। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के केस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लॉसेस होते हैं 4 प्रकार के ट्रांसफार्मर में। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉसेस की बात करें तो आपका एक तो कॉपर लॉस हो जाएगा और एक आयरन लॉस। ठीक है, बेसिकली इन्हीं को कैलकुलेट किया जाता है। थर्ड लॉस जो होता है स्ट्रे लोड लॉस, स्ट्रे लोड लॉस, और 4 जो होता है डाइलेक्ट्रिक लॉस। ठीक है, तो ये होते हैं आपके 4 टाइप के लॉसेस। इतना याद रखिएगा आप। आ गया होगा समझ में। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में कुछ टेस्ट किए जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर में क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं उन सबको हम लोग देख लेते हैं। और ट्रांसफार्मर में जो टेस्ट किए जाते हैं बेसिकली क्यों किए जाते हैं, क्या कारण होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो टेस्टिंग बेसिकली क्या की जाती है, 2 टाइप की टेस्टिंग की जाती है ट्रांसफार्मर में। वो कौन कौन सी टेस्टिंग होती है? सबसे पहले तो समझते हैं टेस्टिंग हम लोग क्यों करते हैं ट्रांसफार्मर में। तो टेस्टिंग हम लोग ट्रांसफार्मर में इसलिए करते हैं क्योंकि जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है, ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट होता है, उसमें पैरामीटर्स जो होते हैं उनको निकालने के लिए। दूसरी बात वोल्टेज का रेगुलेशन को देखने के लिए, वोल्टेज के रेगुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए। थर्ड बात का अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इन सभी पैरामीटर्स को निकालने के लिए हम लोग इन दोनों टेस्टों का यूज करते हैं, इन दोनों टेस्टों का प्रयोग करते हैं ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें पर्पज़ क्या है, पर्पज़ की बात करें तो ये क्या है, पहला तो हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट को निकालने में, डिटरमाइन इक्विवेलेंट पैरामीटर्स। ठीक है, दूसरी चीज पैरामीटर्स को निकालने के लिए, दूसरा वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए एक ये पर्पज हो जाएगा। तीसरा इफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए, इफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर में टेस्टिंग करते हैं। अब ये टेस्टिंग कितने टाइप की होती हैं? तो बेसिकली 2 टाइप की टेस्टिंग की जाती हैं। कौन कौन से होती हैं? ओपन सर्किट टेस्टिंग, ओपन सर्किट टेस्ट, और एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, अब इनको हम लोग देख लेते हैं, अलग अलग समझ लेते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, तो ओपन सर्किट टेस्ट में बेसिकली क्या निकालते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस टेस्ट का, तो ये आप समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं क्या होता है मेन ऑब्जेक्टिव, क्या होता है ऑब्जेक्टिव
तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि इस ट्रांसफार्मर में अगर हम लोगों को नो लोड पे, अब जैसे नो लोड का मतलब ही है क्या है आपका, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगी, नॉट कनेक्ट होगी। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग नॉट कनेक्ट होगी, नॉट कनेक्ट, तो इसका मतलब क्या है, जो I2 होगी वो क्या होगी, 0 होगी, यानी कि हम कह सकते हैं नो लोड पे होगा। ठीक है, तो इस केस में अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन से पैरामीटर्स निकाले जाते हैं, तो इसमें आप जानते हैं नो लोड का जब हमने इक्विवेलेंट सर्किट देखा था तो वहाँ से आपके दो पैरामीटर्स और देखने को मिले थे, R0 और XM। R0 क्या होता था, कोर लॉस रेजिस्टेंस होता था, और XM क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस होता था। तो दो पैरामीटर्स आपको देखने को मिलते हैं नो लोड केस में, तो उन्हीं दोनों पैरामीटर्स को निकालने के लिए किया जाता है। पहला क्या है, R0 और XM को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज, ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है कांस्टेंट लॉस को निकालने के लिए, या कांस्टेंट लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ली जाती हैं। या कांस्टेंट लॉस को ही हम जानते हैं कोर लॉस बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है, कोर लॉस, यानी कि हम कह सकते हैं ओपन सर्किट टेस्ट कोर लॉस को निकालने के लिए किया जाता है, कोर लॉस। ठीक है, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट करने के। अब बात कर लेते हैं कि जो ट्रांसफार्मर में जो टेस्ट किया जाता है वो किस तरीके से, कहाँ पे पैरामीटर्स लगाए जाते हैं, कहाँ वोल्ट मीटर लगाया जाता है, कहाँ मीटर लगाया जाता है, तो किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है उसको हम एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो ओपन सर्किट टेस्ट, तो ओपन सर्किट की बात करें तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। किस तरीके से बनाया जाता है, तो हम इस टेस्ट को क्या करते हैं, एक अमीटर लगा देते हैं इस तरीके से सीरीज में, और यहाँ पे लगा देते हैं एक वोल्ट मीटर। इस तरीके से इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, सर्किट डायग्राम, और ये आपका बना देते हैं यहाँ से, ये है एक लो वोल्टेज वाइंडिंग, यहाँ से इस तरीके से ये पूरा पार्ट ये कहलाता है वाट मीटर, रीडिंग देता है ये क्या है, वाट मीटर, ये वाट मीटर लगा दिया। ये क्या है, अमीटर लगा है। ठीक है, अमीटर क्या करेगा, करंट को इंडिकेट रीड करेगा, और ये क्या है, वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, एक AC सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, AC सप्लाई से कनेक्ट कर दिया मान लिया। ठीक है, प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि AC है, तो AC सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। और ये जो वोल्ट बाइंडिंग होती है ये आपकी लो वोल्टेज बाइंडिंग है, हमेशा याद रखेंगे। और ये क्या है, आपको कपलिंग दिखा दी, सेकेंडरी साइड बाइंडिंग। और सेकेंडरी साइड बाइंडिंग क्या करेंगे, ओपन रखेंगे, क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट है तो इसको हम क्या कर देंगे, ओपन रखेंगे। और ये जो बाइंडिंग की जाती है हाई वोल्टेज साइड को ओपन कर दिया जाता है, ये लो वोल्टेज साइड है। ठीक है, तो हमेशा आपसे ये पूछा जाएगा कि ओपन सर्किट टेस्ट कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, तो ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि लो वोल्टेज साइड परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म। अब लो वोल्टेज साइड परफॉर्म का मतलब क्या है कि यानी कि जो भी आपको परफॉर्म करोगे, वोल्ट मीटर रीडिंग, करंट रीडिंग, वाट मीटर रीडिंग, जो भी रीडिंग ली जाएगी वो लो वोल्टेज साइड ही पैरामीटर्स को या मीटर्स को कनेक्ट किया जाता है, जबकि हाई वोल्टेज साइड को क्या कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाई वोल्टेज साइड ओपन किया जाता है या लो वोल्टेज साइड ओपन किया जाता है। तो ओपन सर्किट में हमेशा आप यही रखेंगे कि ओपन सर्किट में हाई वोल्टेज साइड को ओपन किया जाता है, जबकि लो वोल्टेज साइड पे ही आपका ओपन सर्किट टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है या यूज किया जाता है। ठीक है, और ये एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है ये रेटेड वोल्टेज पे किया जाता है, हमेशा याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे किया जाता है, रेटेड फ्रीक्वेंसी पे
किया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर आपको पता हैं तो आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, ये डायग्राम बनाइए, ये चीज़ें लिख दीजिए कि हाई लो वोल्टेज साइड आपके परफॉर्म किया जाता है, हाई वोल्टेज साइड ओपन कर दिया जाता है, इसमें कांस्टेंट लॉस निकाला जाता है, R0 X0 पैरामीटर्स निकाले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये परफॉर्म किया जाता है। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इनके फॉर्मूले भी निकल के आते हैं ओपन सर्किट में। तो जैसे हमने आपको बताया कि जो ओपन कोर लॉस होता है, ये क्या होता है, कोर लॉस, तो ये क्या निकल के आएगा, BOC इंटू I0 cos phi नॉट, ये फॉर्मूला एक निकल के आएगा इस लॉस से। ये क्या होता है, कोर लॉस को दिखाता है। ठीक है, या आयरन लॉस को दिखाता है। यहाँ पे OC क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज है। I0 क्या है, नो लोड करंट है। ठीक है, ये निकल के आता है। यहाँ से अगर आपको क्या निकालना है, पावर फैक्टर अगर निकालना है, नो लोड पावर फैक्टर, तो इसको देखिए कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ से इसको नीचे लेके जाएंगे, PI अपॉन B0 I0, यहाँ से इस पावर फैक्टर भी निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ से एक फॉर्मूला और आपको दो याद रखने हैं कि आपको हम जानते हैं कि कोर लॉस कंपोनेंट जब करंट हम निकालते थे तो यहाँ से यही निकल के आता था। ऐसे ही मैग्नेटाइजिंग करंट अगर निकालते हैं या IM निकालते हैं तो वो क्या निकल के आता है, I0 sin phi नॉट। तो ये सारे पैरामीटर्स निकाले जाते हैं ओपन सर्किट के केस में। ठीक है, और अगर R0 आपको निकालना है तो यहाँ से OC अपॉन I यही होता है, हम जानते हैं, वोल्टेज अपॉन करंट। और करंट कौन सी होगी, ये वाली करंट होगी, क्योंकि ये कोर लॉस की वजह से होती है, तो IW। और यहाँ पे अगर XM निकालना है तो क्या निकल के, VOC अपॉन IM, क्योंकि इसकी वजह से होता है XM। तो ये सारे पैरामीटर्स आपके यहाँ से निकल के आते हैं। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आ गया समझ में? तो इस तरीके से आपको ओपन सर्किट टेस्ट में इतना ही आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपना शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट की अगर बात करते हैं तो हमेशा याद रखेंगे, ये जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है ये बेसिकली क्या होता है, रेटेड करंट की कंडीशन में किया जाता है। इसका अगर डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम ये कैसे बनेगा, डायग्राम देखिए, एक एमीटर लगा देंगे, एक वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा देंगे। ठीक है, और ये एक वाट मीटर लगा देंगे। ये क्या है, वाट मीटर शो करता है इस तरीके से, आपने मेजरमेंट में पढ़ा होगा। तो देखिए शॉर्ट सर्किट में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, शॉर्ट सर्किट में बेसिकली जो किया जाता है आपका हाई वोल्टेज साइड और ये लो वोल्टेज साइड होता है। तो लो वोल्टेज साइड को हमेशा शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। शॉर्ट सर्किट जैसा कि नाम है, तो शॉर्ट सर्किट क्या कर देते हैं, एक थिक वायर से, ये क्या है, एक थिक वायर से क्या कर देते हैं, इस सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया जाता है। तो ये हमेशा आपसे ये पूछेगा कि शॉर्ट सर्किट कौन सी वाइंडिंग को किया जाता है, तो आप याद रखेंगे लो वोल्टेज वाइंडिंग को। हाई वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है कहाँ परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म ऑन हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या याद रखेंगे इसमें, ये बेसिकली क्या निकालता है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये टेस्ट बेसिकली किया जाता है वेरिएबल लॉस को निकालने के लिए, वेरिएबल लॉस या हम कह सकते हैं कॉपर लॉस ही होता है वेरिएबल लॉस। ठीक है, तो इनको निकालने के लिए इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट का परफॉर्म किया जाता है। और इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स को निकालने के लिए भी किया जाता है, जैसे रेजिस्टेंस हो गया और
रिएक्टेंस हो गया, इन सारे पैरामीटर्स को निकालने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि ये टेस्ट कॉपर लॉस या वेरिएबल लॉस को निकालता है। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पे जो होता है, जो सप्लाई दी जाती है इसको, ये एक वेरिएबल लो वोल्टेज सप्लाई दी जाती है। कैसी दी जाती है? वेरिएबल वोल्टेज दिया जाता है। वेरिएबल यानी कि वोल्टेज को चेंज करते रहना होता है। वेरिएबल लो वोल्टेज सप्लाई देते हैं। ठीक है, और इसको हम एडजस्ट करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और जैसे ही बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होता है, अमीटर जैसे ही आपका क्या करे, रेटेड करंट पे जैसे ही पहुँचे तो उसी केस में हमारा रेटिंग वो क्या बोलते हैं आपका ये टेस्ट परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, रीडिंग नोट कर लेते हैं अमीटर से और देख लेते हैं कि कितना किस वोल्टेज पे और किस करंट पे आपका रेटिंग किया गया है। ठीक है, और इसमें याद रखेंगे कि ये जो टेस्ट होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये बेसिकली रेटेड करंट कंडीशन पे होता है। रेटेड करंट का मतलब क्या होता है? फुल करंट पे। ठीक है, फुल करंट या फुल लोड नहीं कह सकते हो, फुल करंट रेटेड करंट पे किया जाता है। तो इतनी चीजें होती हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीजें और हैं, जैसे अगर इक्विवेलेंट की बात करें तो यहाँ से जो वाट मीटर आपका रीड करेगा, वाट मीटर वो क्या करता है, वाट मीटर रीडिंग क्या करता है, शॉर्ट सर्किट पावर को देखेगा, रेटेड पावर कॉपर लॉस को निकालेगा। PSC क्या होता है? रेटेड कॉपर लॉस को निकालेगा। जबकि आपका वोल्ट मीटर क्या करेगा रीड, वोल्ट मीटर रीडिंग वो क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज को। और अमीटर रीडिंग क्या करेगी, ISC शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, यहाँ से आपके क्या क्या पैरामीटर्स निकलते हैं, R इक्विवेलेंट निकाला जाता है जो आपका PSC अपॉन ISC का होल स्क्वायर, इस तरीके से ही निकाल सकते हैं। और बात करते हैं Z इक्विवेलेंट निकाला जाता है इससे, जैसे Z इक्विवेलेंट BSC अपॉन ISC, यानी कि Z इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, यहाँ से एक इक्विवेलेंट और निकालते हैं, X इक्विवेलेंट, रिएक्टिव इक्विवेलेंट। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि Z इक्विवेलेंट क्या होता है, R इक्विवेलेंट प्लस J X इक्विवेलेंट। यहाँ से अगर मैग्नीट्यूड से निकालोगे तो Z इक्विवेलेंट क्या निकलता है, देखिए इस तरीके से निकलेगा कि नहीं, प्लस XE नोट के स्क्वायर। यहाँ से अगर आपको X निकालना है, XE नोट का स्क्वायर, तो ये क्या निकलेगा, Z इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस R इक्विवेलेंट का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये टेस्ट होते हैं आपके, बेसिकली ट्रांसफार्मर में टेस्टिंग की जाती है। एक टेस्ट और होता है बैक टू बैक टेस्ट या सम्पनर टेस्ट और होता है। बेसिकली वो निकालता है टेम्परेचर में कितना क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में कितना टेम्परेचर राइज हुआ। ठीक है, एक टेस्ट और किया जाता है बेसिकली। तो सम्पनर्स टेस्ट बोला जाता है, सम्पनर्स टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट। ठीक है, ये बेसिकली क्या निकालता है, ये देखता है कि ट्रांसफार्मर में कितना टेम्परेचर राइज हुआ है, तो टेम्परेचर राइज को कैलकुलेट करता है या शो करता है। ठीक है, तो मेन टेस्ट आपका यही होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, इनको आप याद रखिए, कहाँ पे कैसे परफॉर्म किया जाता है, किसके लिए क्या निकाला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों के ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे यहाँ पे जो हमने आज कवर कर लिए हैं अपने। अब इसमें कुछ टॉपिक्स और बचे हैं और ज़्यादा खास नहीं बचे हैं। कुछ टॉपिक जैसे आपके इफ़िशियंसी से रिलेटेड बचे हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। पैरेलल ऑपरेशंस बचे हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस बचे हैं, तो वो बचे हैं। उनको हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं और अच्छे से उनको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो जो लोग आज नए हैं उनको क्लास कंटिन्यू देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।